नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले को 140 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने बेसिक स्कूल मैदान में 52 से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिससे जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। इनके इस दौरे से जिले में विकास की रफ्तार तेज होगी और जनता को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, मंत्री खुशवंत साहिब सहित कई नेताओं ने इस अवसर पर भाग लिया। और अब खबर बालोद से, जहां के कबीर मंदिर में बीजेपी शहर मंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला महामंत्री राकेश यादव ने बताया कि यह अभियान 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य भारत को आर्थिक एवं तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने सभी से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आग्रह किया। कार्यशाला में मंडल अध्यक्ष अमित चोपड़ा, पार्षद गोकुल ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। इस अभियान के माध्यम से स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत विषय पर बालोद में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी शहर मंडल द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया गया कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक एक अभियान चलाया जाएगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का इस पूरे अभियान में आग्रह किया जाएगा। वहीं भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य भी इस कार्यशाला के दौरान लिया गया। बढ़ते हैं आगे, खबर बालोद से, जहां दिल्ली राजहरा के वार्ड 7 में आंगनबाड़ी केंद्र 53 पर बीजेपी पार्षद वीरेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में आयुष्मान वंदना कार्ड शिविर का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद वीरेंद्र साहू थे। स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सुपरवाइजर रघु राम साहू ने आयुष्मान वंदना कार्ड योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत वंदना कार्ड दिया जाएगा, जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 5 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नितिन जमुना साहू को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। वार्ड के कई नागरिक इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। तो आपको बता दें, बालोद में आयुष्मान वंदना कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पार्षद वीरेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन बालोद में हुआ, जिसमें स्वास्थ्य सुपरवाइजर ने इस पूरी योजना की जानकारी दी। बता दें, 5 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया, जिस पर बालोद में आयोजित इस कार्यशाला में पार्षद वीरेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य सुपरवाइजर ने इस पूरी योजना की जानकारी दी। आयुष्मान वंदना कार्ड शिविर का आयोजन यहां बालोद में किया गया। पार्षद वीरेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं आगे, बालोद में जहां शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डोंडीलौरा में विद्यार्थी परिषद का उग्र आंदोलन हुआ। स्वाध्यायी विद्यार्थियों की फीस वापसी, कॉलेज की सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ छात्र भारी संख्या में सड़क पर उतरे। अभिवोइप की प्रांत सहमंत्री मनीषा राणा और जिला संयोजक दीपेश साहू के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना देकर छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति के नारे लगाए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन की नीतियों पर कड़ी निंदा की और छात्रों की समस्याओं को तत्काल हल करने की मांग की। छात्र परिषद ने कहा कि फीस वापसी के साथ साथ पुस्तकालय, शैक्षिक संसाधन और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं भी महाविद्यालय में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आंदोलन में छात्र छात्राओं ने अपनी आवाज बुलंद कर शिक्षा के अधिकार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की है। प्रशासन ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।
आपको बता दें, बालाउद के डोंडी लोहरा में विद्यार्थी परिषद का उग्र आंदोलन सामने आया। बता दें, स्वाध्यायी विद्यार्थियों की फीस वापसी की मांग को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज के बाहर ये उग्र आंदोलन किया। वहीं कॉलेज की सुविधाओं में कमी को लेकर भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा लगाया। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव आज दोपहर 3 बजे बलौदाबाजार जिले के भाटापारा पहुंचेंगे। वे 7.30 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में अटल परिसर, मोती गार्डन, शासकीय महाविद्यालय, ऑडिटोरियम, नगर पालिका परिषद भवन, गोदाम मार्ग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। जिला प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही जिले में अन्य विकास कार्यों के लिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मांग की जा रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको बता दें, आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बलौदाबाजार दौरा रहने वाला है। भाटापारा में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उप मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री का आज बलौदाबाजार दौरा रहने वाला है। 3 बजे बलौदाबाजार जिले के भाटापारा पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जहां 7.5 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वहीं बता दें, उप मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए भी पूरी तैयारी प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कर ली गई है। साथ ही इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल भी उपस्थित रहेंगे। और अब खबर भिलाई से, जहां जिले के किसानों का विरोध जिले में 400 केवी टावर लाइन परियोजना को लेकर तेज हो गया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 19 ग्रामों के करीब 1650 किसान मुआवजा वितरण में अनियमितता और मनमानी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और मार्च 2025 के शासनादेश का उल्लंघन किया। टावर बेस के 200% और राइट ऑफ वे के 30% मुआवजे में मनमाने कटौती की गई है। बिना अधिसूचना और सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराए किसानों से जबरन हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। इस विरोध के दौरान किसान नेता ढालेश साहू ने आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समय रहते बचा लिया। किसानों का कहना है कि यह प्रक्रिया उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और वे न्याय चाहते हैं। तो आपको बता दें, भिलाई में 400 केवी टावर परियोजना को लेकर के किसानों का आंदोलन सामने आया है, जहां पर मुआवजा वितरण में भी मनमानी के कड़े आरोप अधिकारियों पर किसानों ने लिया है। वहीं बता दें, भिलाई प्रशासन में 1650 किसान आंदोलन कर रहे हैं। 400 केवी टावर परियोजना को लेकर के किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं मनमाने ढंग से मुआवजा में अनियमितता के आरोप भी अधिकारियों पर किसानों ने लगाए। हम लोग विगत 3 माह से विद्युत टावर लाइन से प्रभावित किसानों के बीच जिला प्रशासन को मांग कर रहे हैं कि उनकी मुआवजा राशि नए शासन आदेश 10 मार्च 2025 के आधार पे 200% और 30% किसानों को मिलना चाहिए। पर प्रशासन को हमने लिखित 2 से 3 बार ज्ञापन देने के बाद सहित हम लोग प्रभावित किसानों के साथ मिलने आने के बाद भी जिला प्रशासन हम लोग से मिलने के तैयार नहीं हो रहे हैं। इस मामले पे कहाँ तक कैसी क्या बाधा है इनको बताने को भी तैयार नहीं है। हम तो बोल रहे हैं किसान, चूंकि आप इस क्षेत्र के सर्वेंट हो, आप संविधान के शपथ लिए हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की आम मतदाता का आप सेवक होते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का जिम्मेदारी है। आप यहाँ पेट्रोल डाल लिए थे। हाँ, ये सरकार मुर्दा हो चुकी है। सरकार जो मुर्दा सरकार है, ये प्रशासन मुर्दा प्रशासन, किसी की सुनता नहीं है। देखिए ना, आप 4 महीने से आप लोग कितना मांग कर रहे हैं।
सरकार को मिलना चाहिए, अभी आगे मिलना चाहिए। हम 2 दिन पहले लेटर दिए थे, मैं बकायदा मिलने के लिए दे दिया हूँ। बूरदा प्रशासन के खिलाफ आप किस प्रकार बात करोगे? बूरदा प्रशासन से आप कैसे बात करोगे? कैसे बात करोगे? इससे अच्छा तो आत्मदाह करके सम्मान से मर जाओ। किसान हमें स्वाभिमानी बोलेंगे। ढाले साहू। आईआईटी संस्थान में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक छात्र ने एआई तकनीक की मदद से 36 छात्राओं की तस्वीरों को अश्लील रूप में तैयार किया। आरोपी के लैपटॉप से लगभग 1000 तस्वीरें भी मिली हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद संस्थान ने आरोपी छात्र को तुरंत निलंबित कर दिया, लेकिन अब तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इस वजह से संस्थान पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस आईआईटी पहुंची और प्रबंधक से चर्चा की। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर श्रीनिवास ने बताया कि 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे संस्थान को शिकायत मिली थी। महिला सदस्यों की एक कमेटी बनाकर छात्राओं से बातचीत की गई और उसी दिन आरोपी को निलंबित कर दिया गया। छात्राओं से कंसेंट लेकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, रायपुर में आईआईटी संस्थान में शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक छात्र द्वारा एआई तकनीक से छात्राओं की तस्वीरों का दुरुपयोग किया गया। वहीं छात्र ने एआई तकनीक से 36 छात्राओं की तस्वीरों को अश्लील रूप से तैयार किया। वहीं आरोपी के लैपटॉप में 1000 से अधिक ऐसी अश्लील तस्वीरें मिली हैं। वहीं मामले में आरोपी छात्र को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। वहीं कॉलेज प्रशासन पर इस पूरे मामले को दबाने के आरोप भी लग रहे हैं। फिलहाल अभी तक पुलिस में इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित पर्पल फेस्ट 2025 का उद्देश्य दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह महोत्सव समाज में जागरूकता फैलाने, दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को मंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और समान अवसर प्राप्त हो। आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के मनोविकास केंद्र से चयनित 5 विशेष बच्चे इस प्रतिष्ठित महोत्सव में भाग लेने गोवा के लिए रवाना हुए। इन बच्चों का मस्तिष्क और शारीरिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा है और इनका उपचार बलौदाबाजार स्थित मनोविकास केंद्र में चल रहा है। आपको बता दें कि इस केंद्र का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। यह केंद्र दिव्यांग बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समर्पित है, जहां पर विशेष शिक्षकों और चिकित्सकों की देखरेख में चिकित्सा और परामर्श प्रदान किया जाता है। तो बलौदाबाजार में पर्पल फेस्ट 2025 का आगाज जो है वो हो चुका है, जिसमें 5 विशेष बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं। वहीं दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं के लिए ये पूरा विशेष कदम सरकार की तरफ से आयोजित किया गया, जहां बलौदाबाजार में दिव्यांग जनों को 5 विशेष दिव्यांगजनों बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं भी दी गई। दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं के लिए विशेष कदम सरकार द्वारा उठाया गया। और बढ़ेंगे आगे। बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत आने वाले सोना खान रेंज के प्रभारी रेंजर सुनीत साहू को उनके पद से हटा दिया गया। यह निर्णय उनके विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के उपरांत लिया गया। अब उन्हें गरियाबंद स्थानांतरित कर दिया गया। आपको बता दें कि कर्मचारी 17 सितंबर से हड़ताल पर थे। उनका आरोप था कि रेंजर सुनीत साहू उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार, गाली गलौज करते थे और उन्हें जेल भेजने की धमकी देते थे। इस व्यवहार से नाराज कर्मचारियों ने इस मामले में उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी थी। कर्मचारी आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए वन मंडल अधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की। समिति द्वारा की गई जांच में कर्मचारियों के आरोप सही पाए गए। इसके बाद विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुनीत साहू को उनके पद से हटा दिया। और बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रेत खदानों की ई नीलामी प्रक्रिया आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है।
पहले चरण में प्रदेश के 150 रेत घाटों की नीलामी की जाएगी। राज्य सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए MSTC यानी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन के साथ करार किया है, जो इस ई नीलामी प्रक्रिया को संचालित करेगा। नई व्यवस्था के तहत 15 अक्टूबर से रेत घाटों का संचालन शुरू किया जाएगा। तब तक राज्य में सभी रेत घाटों से खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य रेत खनन में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर नियंत्रण लाना है। साथ ही इससे सरकार को राजस्व बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। रेत कारोबारियों को नई व्यवस्था के अनुसार कार्य करना होगा और उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को नियमों के पालन के निर्देश जारी किए। और अब खबर बीजापुर से, जहां जिले के पीडिया इलाके में एक मासूम आदिवासी बालक नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है। ग्रामीण इलाकों में लगातार नक्सलियों द्वारा बिछाए जा रहे IED विस्फोटक अब मासूमों की जान लेने लगे। इस बार एक निर्दोष बालक इस हिंसा का शिकार बना। घटना की जानकारी मिलते ही CRPF की 199वीं और 50वीं बटालियन के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। जवानों ने घायल बालक को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। यह घटना नक्सल हिंसा की अमानवीयता को उजागर करती है, जहां अब आम नागरिक और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने भी नक्सली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो बीजापुर में एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में IED हादसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां नक्सलियों के IED की चपेट में एक मासूम बालक आ गया। वहीं इस इलाके में दर्दनाक घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। तो वहीं घायल बालक को CRPF जवानों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया है। और अब खबर पिथौरा से, जहां सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शहादत यात्रा महासमुंद जिले के पिथौरा नगर पहुंची। छत्तीसगढ़ सिख संगठन द्वारा आयोजित इस यात्रा का स्थानीय सिख समाज ने श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया। यात्रा के नगर आगमन पर पंच प्यारों की अगुवाई में शबद कीर्तन और नगर कीर्तन निकाला गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया, जो आस्था और भक्ति का सुंदर दृश्य था। यह शहादत यात्रा गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर निकाली गई है। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। और अब बात भिलाई की, जहां आयोजित सांसद खेल महोत्सव ट्रॉफी अनावरण कार्यक्रम के दौरान दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने युवाओं और बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज का बचपन मोबाइल फोन में उलझकर रह गया है, जिससे बच्चों की शारीरिक सक्रियता कम हो रही है और मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है खेलोगे तो फिट रहोगे और फिट रहोगे तो हिट रहोगे और देश को हिट बनाओगे। इस महोत्सव की शुरुआत 15 अगस्त को राजेश पटेल बास्केटबॉल मैदान से मशाल रैली के साथ हुई थी। विजय बघेल ने बताया कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में अब तक 4.80 लाख लोगों का पंजीयन हो चुका है, जो कि देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि मैदान में आना और पसीना बहाना अब जरूरी हो गया है। रिकॉर्ड बनाना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी कठिन है। महोत्सव में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, योगासन, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और पारंपरिक खेल जैसे कुर्सी दौड़, फुगड़ी, खो खो, कबड्डी और गेड़ी दौड़ शामिल है। ये प्रतियोगिताएं 3 आयु वर्गों 9 से 15 वर्ष, 16 से 30 वर्ष और 30 वर्ष से अधिक में कराई जाएंगी। सांसद ने जनता और कार्यकर्ताओं को इस सफलता का श्रेय दिया। नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी सांसदों को आदेशित किए कि हम सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हर गांव में खेल का आयोजन करें, जिसमें पारंपरिक खेल भी हो और जो ओलंपिक और एशियाड में आने वाले खेल भी हो, जो कॉमनवेल्थ में खेले जाने वाले खेल भी हो, उसका आयोजन करें ताकि पूरा देश खेल में हो जाए और हम खेलेंगे तो फिट रहेंगे और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे।
इस भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको प्रोत्साहित किए, आदेशित किए और उसी कार्यक्रम के तहत हमारी पूरी टीम इस आयोजन के लिए लग गई, जिसमें भाई लीलेश देशमुख जी का विशेष जो नेतृत्व रहा और उन्होंने पूरी टीम बनाई। सभी हमारे संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, जनपद के हमारे पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी कर्मचारीगण और साथ ही साथ आप सभी पत्रकार बंधुओं का विशेष सहयोग रहा। नगरीय निकायों में भी सभी पार्षदगण, सभी विधायक गणों का हमारा सबका विशेष सहयोग रहा और उसके कारण आज हम रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है खिलाड़ियों का, जो एक प्रक्रिया है इस खेल महोत्सव का, उसमें हम भारत में नंबर 1 है। पूरे लोकसभा में जितने भी लोकसभा में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें दुर्ग लोकसभा पहले नंबर पर है। उसके लिए मैं पूरे दुर्ग लोकसभा के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे भारतीय जनता परिवार के और सभी जो इस आयोजन में तैयारी में लगे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और बढ़ते हैं आगे। धमतरी जिले के जालमपुर वार्ड में मोबाइल टावर निर्माण का वार्ड वासियों ने जोरदार विरोध किया। टावर निजी जमीन पर लगाया जा रहा था, जबकि इसके खिलाफ पहले ही कलेक्ट्रेट और नगर निगम को आवेदन सौंपा गया था। बुधवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग निर्माण स्थल पर एकत्रित हुए और विरोध दर्ज कराया। विरोध के दौरान नगर निगम महापौर रामू रोहरा तथा कई वार्ड पार्षद मौके पर पहुंचे। महापौर रामू रोहरा ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया कि जिस स्थान पर टावर का निर्माण हो रहा है वहां टावर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात भी कही। वार्डवासियों का कहना है कि टावर से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और बच्चों व बुजुर्गों को खतरा हो सकता है। स्थानीय जनों की एकजुटता के चलते प्रशासन को स्थिति का संज्ञान लेना पड़ा है। अब देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। तो धमतरी में मोबाइल टावर निर्माण को लेकर के विरोध सामने आ रहा है, जहां जालमपुर वार्ड में उग्र प्रदर्शन भी किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।